हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ दो PS5 के कंट्रोलर्स पे वीडियो। ये 6500 का कंट्रोलर है, ये 4500 का कंट्रोलर है। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ दोनों में फर्क क्या है। चलिए इस वीडियो में हम ये कंपैरिजन देख लेते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन। आपके PS5 के कंट्रोलर्स का जो एनालॉग में स्ट्रिक्ट ड्रिफ्ट इशू होता है, हम इसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये वीडियो। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो गेमर्स, सबसे पहले हम बात कर लेंगे इन दोनों कंट्रोलर्स में क्या डिफरेंस है, क्यों दोनों में 2000 रुपए का प्राइस डिफरेंस आ रहा है। तो मैं आपको क्लियरली और शॉर्ट में ये समझा देता हूँ, दोनों कंट्रोलर सेम कंट्रोलर है, दोनों में कोई डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये स्पेशल कलर में आता है, इस वजह से इसका आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और ये स्टैंडर्ड PS5 के कलर में आता है, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये अमेजोन से परचेस किया है, जो मुझे अराउंड 4500 रुपीज के कॉस्टिंग में पड़ा है। और ये भी कंट्रोलर मैंने सेम अमेजोन से परचेस किया है, बट ये कंट्रोलर मुझे 6500 के आसपास पड़ा है। बट मैंने डिटेली इन दोनों को कंपेयर किया है, एनालॉग्स, डिजाइन्स, ग्राफिक्स या किसी भी चीज में या आपके गेमिंग एक्सपीरियंस में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। हाँ, अगर आप मेरी तरह कलेक्टर हो और आपको एक शौक है कंट्रोलर्स कलेक्ट करने का, तो आप ये कलर पे जा सकते हो। अगर आप कैजुअल गेमिंग या एक सेकेंडरी कंट्रोलर के लिए आप देख रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टैंडर्ड एडिशन पे ही जाएं। वैसे तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे कलर्स ऑप्शन अवेलेबल है PS5 कंट्रोलर्स में, और आपको कई सारे लिमिटेड एडिशन कंट्रोलर्स भी मिलने वाले हैं। पर्सनली मुझे ये कलर सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये कलर परचेज किया है। आप मुझे बताइए आपको कौन सा कलर पसंद है, और आप जब भी PS5 का नया कंट्रोलर खरीदोगे तो वो कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम PS5 के स्टिक ड्रिफ्ट इश्यूज के बारे में, जो कि कंट्रोलर्स में आने वाला एक सबसे बड़ी बीमारी है। और ये मोस्टली जो गेमर्स ज्यादा फीफा या कार रेसिंग टाइप गेम्स खेलते हैं, उनके कंट्रोलर्स में ये प्रॉब्लम देखने जल्दी मिलता है। तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं। अगर आपका PS5 कंट्रोलर में ऑलरेडी स्टिक ड्रिफ्ट इशू आ चुका है, तो इसे आप सिर्फ रिपेयर करवा सकते हो। उसमें भी आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, नॉर्मल एनालॉग स्टिक आप डलवा सकते हो, या एक स्पेशल आता है TMR हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक। इसमें आपको मैग्नेटिक बैंड्स मिलते हैं, जो कि लाइफ टाइम गारंटी के साथ आता है, और वो एक बार रिप्लेस करवाने में आपको दोबारा उसको कभी रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कैच है, TMR हॉल इफेक्ट वाले जॉयस्टिक्स काफी एक्सपेंसिव आते हैं, और उसको रिपेयर करवाना समझ लीजिए आपको 2 से 2500 रुपए का एक खर्चा लगता है। और नॉर्मल अगर आप PS5 का स्टिक रिपेयर करवाते हो कंट्रोलर में, तो आप वो जैसे इजीली मैंने मार्केट में कंपेयर किया है, आप 700 से 800 रुपीज के आसपास उसे रिपेयर करवा सकते हो। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मल जॉयस्टिक लगवाते हो, तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम आपको फिर से आ सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप इतना महंगा कंट्रोलर को रिपेयर करवा रहे हो, तो आप हॉल इफेक्ट वाला जॉयस्टिक लगा लीजिए, एक ही बार में आपका प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगा। आपने अभी अभी नया कंसोल परचेस किया है, या आपने अभी अभी एक नया ड्यूअल सेंस कंट्रोलर परचेस किया है, तो मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, जो अगर आप यूज करते हो या अप्लाई करते हो, तो आपका कंट्रोलर स्टिक ड्रिफ्ट इशू से बिल्कुल सेफ हो जाएगा, और ये प्रॉब्लम आपको सालों तक देखने नहीं मिलेगी। तो टिप नंबर 1, आपके पास अगर एक या एक से ज्यादा कंट्रोलर्स है, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको रेकमेंड करूंगा, इस तरीके का कोई एक केस आप अमेजोन से परचेस कर लीजिए, जिसमें आप एक साथ दो कंट्रोलर्स को केस के अंदर रख सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कुशनिंग के साथ आता है, जो आपके कंट्रोलर्स को इधर उधर नहीं होने देता है। प्लस इसमें जब आप अपने कंट्रोलर रखते हो, तो ये आपके कंट्रोलर को डस्ट में नहाने से बचाता है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा यूजफुल पॉइंट है इसका। ये सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है, काफी रगिड भी है। और जब आपका कंट्रोलर इसके अंदर सेफली रहता है, तो उस पर डस्ट नहीं आती है। जो माइक्रो पार्टिकल्स आपके कंट्रोलर में चले जाते हैं डस्ट के, वो कंट्रोलर्स में नहीं जाएंगे, जिससे आपका जो कंट्रोलर का ये एरिया है ये साफ रहेगा। ये जितना क्लीन रहेगा, आपके एनालॉग्स जितने क्लीन रहेंगे, उतना ही अच्छा आपका कंट्रोलर का जो एनालॉग है उसका लाइफ हो जाएगा।
और आपको स्टिक ड्रिफ्टिंग का इशू नहीं आएगा। तो ये टिप आप फॉलो कीजिए। अगर आप केस वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो मैं ये भी रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप जब आपके कंट्रोलर को टेबल पे रखते हो तो उसे किसी क्लॉथ से या माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ढक के रख दीजिए, जिससे ताकि उस पे डस्ट ना बैठ पाए। टिप नंबर 2, अगर आपके पास इस तरीके का एक छोटा सा ब्रश है तो आप टाइम टू टाइम अपने कंट्रोलर्स को इससे क्लीन कीजिए। जो आपका एनालॉग का एरिया होता है उसे इस तरह से जेंटली क्लीन करते रहिए, जिससे आपके कंट्रोलर पे अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स आ जाता है तो वो अंदर ना जा पाए और आपके एनालॉग्स की लाइफ और आपके कंट्रोलर की लाइफ प्लस आपके कंट्रोलर का स्पीकर हमेशा नए जैसा काम करते रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपके कंट्रोलर में आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है अच्छे से या एनालॉग्स ऑटोमेटिक रन कर रहे हो, तो ये ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आपके कंट्रोलर में स्टिक ड्रिफ्टिंग इशू आ चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका कैलिब्रेशन उतना परफेक्टली काम नहीं करता है। तो इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है, आपके कंट्रोलर के बैक साइड में आपको एक छोटा सा पिन होल दिखेगा। इस पे आप किसी भी सिम इजेक्टर या कोई छोटे मोटे टूल से उसको क्लिक करके रखिए। आपका कंट्रोलर पूरा फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, जिससे अगर वो छोटा मोटा कोई सॉफ्टवेयर एरर आपके कंट्रोलर में आ रहा है तो वो जल्दी से जल्दी क्लीन हो जाएगा और आपका कंट्रोलर पहले जैसा काम करने लगेगा। अब बात आती है आपके ड्यूल सेंस कंट्रोलर के चार्जिंग पैटर्न की, या यूं कह सकते हैं दोस्तों, आपका जो चार्जिंग हैबिट है वो भी आपके कंट्रोलर की लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। तो जैसा कि मैंने काफ़ी लोगों से ये बात सुना है और मैंने काफ़ी लोगों से ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि वो लोग अपने PS5 कंट्रोलर को नॉर्मल स्मार्टफोन चार्जर से ही चार्ज करते हैं, या जैसे आप सभी जानते हैं PS5 के साथ जो चार्जिंग कॉर्ड आता है वो काफ़ी छोटा होता है, अप्रॉक्स 1 मीटर का होता है। तो अगर आप अपने लिविंग रूम में बैठ के एंजॉय कर रहे हो तो आप वहाँ पे एक चार्जर या पावर बैंक से अपने कंट्रोलर को चार्ज करते हो। दोस्तों, ये गलती आप मत करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप धीरे धीरे अपने कंट्रोलर की बैटरी को कील कर रहे हो और आपका कंट्रोलर के जॉयस्टिक्स को या आपके मदरबोर्ड को आप डैमेज कर रहे हो, क्योंकि जब आप किसी और चार्जर से इसको चार्ज करते हो तो बैटरी काफ़ी हीट जनरेट करती है और जितना हीट जनरेट होगा उतना आपके अंदर के कंपोनेंट्स डैमेज होंगे और उससे आपके जो एनालॉग्स है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इस तरह से अमेजोन से एक नया चार्जिंग केबल मंगवा लीजिए। ये अंडर 1000 रुपीज़ आपको मिल जाएगा और इसकी लेंथ अप्रॉक्स 10 फीट होती है, जिससे आप इसे इजीली आपके PS5 से कनेक्ट करके आप अपने लिविंग रूम में कहीं पे भी आराम से बैठ के अपने कंट्रोलर को चार्ज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सोनी भी आपको यही वार्निंग देता है कि आप अपने कंट्रोलर को किसी और चार्जर से चार्ज मत कीजिए, उससे आपके बैटरी लाइफ और आपकी एनालॉग्स की लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो PS5 से ही अगर आप अपने कंट्रोलर को चार्ज करते हो तो ये सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है और इससे आपके PS5 कंट्रोलर की कभी लाइफ खराब नहीं होगी। तो इस तरह से ये केबल मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप इस प्रोडक्ट को अमेजोन से मंगा लीजिए, आपका चार्जिंग इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आप आराम से कहीं पे भी बैठ के अपने कंट्रोलर को कभी भी चार्ज कर सकते हो और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस कभी खराब नहीं होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टिप नंबर 4, जो कि है आपके कंट्रोलर्स की कुछ सेटिंग्स के ऊपर, जो अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपके कंट्रोलर की लाइफ से बढ़ जाती है। आइए जल्दी से हम देखते हैं ऐसी क्या सेटिंग हमें अपने कंसोल में करना है जिससे आपके कंट्रोलर की लाइफ अच्छी हो जाए। तो ये सेटिंग आपको अप्लाई करने के लिए आपके सेटिंग्स में आपको आ जाना है। यहाँ आप एसेसरीज में चले जाइए और यहाँ से आपके जो कंट्रोलर्स की सेटिंग होती है इसमें आ जाइए। आप देख सकते हो मैंने अपने कंट्रोलर्स में वाइब्रेशन इंटेंसिटी को मीडियम करके रखा है, या आप इसे वीक पे या ऑफ करके भी रख सकते हो। अगर आप स्टैंडर्ड या स्ट्रॉन्ग सेटिंग को यूज करते हो तो जो आप कोई गेम खेलते रहते हो तो आपका कंट्रोलर कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट होता है, जिससे अगेन अंदर काफ़ी आपके कंट्रोलर के अंदर हीट जनरेट होती है। इस वजह से आपको एनालॉग की लाइफ में प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। और इसी के साथ साथ आप जो ट्रिगर इफेक्ट्स होते हैं इसे भी आप वीक या मीडियम पे कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी अच्छा आपके कंट्रोलर के बैटरी लाइफ में भी बेनिफिट देखने मिल सकता है और आपके एनालॉग्स की लाइफ भी इससे इम्प्रूव हो जाती है। तो ये सेटिंग आप अपने कंट्रोलर में अप्लाई कर दीजिए, जिससे आपके कंट्रोलर में
स्टिक ड्रिफ्ट का इशू जल्दी नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों 5वीं टिप के लिए हम चलते हैं गेम के अंदर और मैं आपको कुछ ऐसे छोटे से ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो मैंने जैसा जनरली बहुत से गेमर्स को देखा है, वो लोग जब कोई गेम खेलते हैं तो इस तरह से एनालॉग्स यूज करते हैं जिससे एनालॉग्स में काफी आवाज आती है और वो सही से काम नहीं करता है और इस तरह से आपको कंट्रोल भी एक अच्छी तरीके से नहीं मिलता है, फुल रिस्पॉन्सिव कंट्रोल नहीं मिलता है। मैं रेकमेंड करूंगा आप जब कंट्रोल यूज कर रहे हो तो आप इसे एक जेंटल टच पे रखिए और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी एक हैबिट बना लीजिए कि आपको इस तरह से एनालॉग यूज करना है और इससे आप देखिए गेम भी स्मूथ हो जाता है, आपका कंट्रोल भी काफी बढ़ जाता है इससे। और ऐसी प्रैक्टिस आप अगर कर लेते हो तो आपके कंट्रोलर की नेचुरली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये तो मैं क्रैश हो गया, बट अगर आप ये ट्रिप फॉलो करोगे तो आप कभी क्रैश नहीं होगे, ना आपका कंट्रोलर कभी क्रैश होगा। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ कि किस तरह से कौन सा गेम्स खेलना चाहिए या कैसे आपको कंट्रोलर यूज करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर किया है ये आपके लिए यूजफुल हो और आप मेरे वीडियो से कुछ नया आज सीख पाए हो। ऐसे ही अगर और वीडियोस आपको चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम जब भी अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले आ जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप गेमिंग।